लाहौर हाई कोर्ट से 60,000 रुपए की बेहद बड़ी जमानत राशि पर रिहाई हुई तो घर पहुंचते ही पिता ने बेटे का गले लगाने की बजाय जमकर डंडों से स्वागत किया। युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा के 14वें पड़ाव पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की गिरफ्तारी के बाद उनके सभी क्रांतिकारी साथी बेहद दुखी थे। हिमालय से भी ऊंचा हौसला रखने वाले क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आज बात करेंगे उससे आगे की। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के विरुद्ध आईपीसी की धारा 307 के अंतर्गत हत्या की कोशिश और एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908 की धारा 3 के अंतर्गत गैर कानूनी तरीके से विस्फोट करके जान माल को खतरे में डालने का मुकदमा दर्ज हुआ था। दोनों ही धाराओं में आरोप सिद्ध होने पर आजीवन काला पानी की सजा का प्रावधान था। केस सीआईडी को दे दिया गया और उसने दोनों से अलग अलग पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने असेंबली हॉल के फोटो खींचे। पहले बम के धमाके से सीट नंबर 33 के बाईं ओर पैसेज में 1.5 फुट बाई 1.5 फुट एरिया में लकड़ी का फर्श कुछ उखड़ गया था और दूसरे धमाके से सीट नंबर 87, 88, 89 और उनके पीछे की सीटों 146, 147, 148 को हुए नुकसान के भी फोटो लिए गए। फर्श पर बिखरे बमों के टुकड़े इकट्ठे किए गए और फर्नीचर के टुकड़े भी उठाए गए। यहां इस बात की गारंटी नहीं है कि फोटो लेने से पहले पुलिस ने फर्नीचर और फर्श को और नहीं बिगाड़ा होगा। घटना के अगले दिन फर्नीचर की मरम्मत कर दी गई। बमों के टुकड़ों की जांच के लिए भारत में चीफ इंस्पेक्टर ऑफ एक्सप्लोसिव्स डॉक्टर रॉबसन को मुंबई से बुलाया गया, जो 11 अप्रैल को दिल्ली पहुंचे। अगले दिन बमों के टुकड़े और फर्नीचर के टुकड़े सील करके सब इंस्पेक्टर रामस्वरूप के हाथों केमिकल एग्जामिनर की जांच के लिए कलकत्ता भेजे गए। 14 अप्रैल को डॉक्टर रॉबसन भी कलकत्ता पहुंच गए। 18 अप्रैल को केमिकल एग्जामिनर ने और 20 अप्रैल को डॉक्टर रॉबसन ने अपनी जांच रिपोर्ट सीआईडी को दे दी। दोस्तों, असेंबली में बम फेंके जाने की खबर देश के सभी अखबारों में विस्तार से छपी थी। कई अखबारों में तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के फोटो भी छापे गए थे। शुरू में तो देश के लगभग सभी बड़े नेताओं ने इस घटना की जमकर निंदा की, लेकिन जैसे जैसे उन्हें जनता के मूड की जानकारी होती गई, सुर बदलने लगे। गांधी जी अब भी अपवाद थे और क्रांतिकारियों के प्रति अपने घोर विरोधी रुख पर अभी भी कायम थे। 8 अप्रैल को बम धमाकों के बाद असेंबली का अधिवेशन 11 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 11 अप्रैल को जब सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो सभा के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल ने पब्लिक सेफ्टी बिल पर अपनी व्यवस्था यानी रूलिंग दी। उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि जब तक मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस अदालत में है तब तक पब्लिक सेफ्टी बिल पर इस सदन में चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि इस बिल का मूल आधार उस मुकदमे से पूरी तरह मिलता जुलता है। इस बात से वायसराय लॉर्ड इरविन बहुत नाराज हुए और उसी दिन उन्होंने अध्यक्ष को सभा के सभी सदस्यों के लिए संदेश भिजवाया कि अगले दिन यानी 12 अप्रैल को वायसराय लेजिस्लेचर के दोनों सदनों के साझा अधिवेशन को संबोधित करेंगे, जिसमें सभी सदस्यों को हाजिर रहना है। जब विट्ठल भाई पटेल वायसराय का यह संदेश सभा में पढ़ने लगे तो कांग्रेस के सदस्यों को छोड़कर बाकी सभी सदस्य खड़े हो गए। तब अध्यक्ष ने कांग्रेस के सदस्यों से भी शिष्टाचार के नाते खड़े होने का आग्रह किया। पंडित मोतीलाल नेहरू ने कहा कि चूंकि आप आग्रह कर रहे हैं इसलिए हम खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, अनुमान लगा लीजिए कि अंग्रेजों ने भारत की जनता में आत्महीनता का भाव भरने के लिए कितनी गहरी साजिश रची थी कि वायसराय का संदेश सुनने के लिए भी सभा के हर सदस्य को खड़े रहना पड़ता था। फिर 12 अप्रैल को अपने संबोधन में वायसराय लॉर्ड इरविन ने न सिर्फ 8 अप्रैल की बम घटना की निंदा की, बल्कि सभा के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल की भी जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि नियमों की जिस व्याख्या के सहारे अध्यक्ष ने पब्लिक सेफ्टी बिल को रोका है, उन नियमों को बदला जाएगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के सेक्शन 72 में मिली शक्तियों का प्रयोग करके ऑर्डिनेंस के द्वारा पब्लिक सेफ्टी बिल के प्रावधान लागू करेंगे। यानी संदेश साफ था, होगा वही जो अंग्रेज चाहेंगे।
दोस्तों, ये सब जानकारी आप पार्लियामेंट लाइब्रेरी की ऑफिशियल वेबसाइट eparlib.nic.in पर उन दिनों की प्रोसीडिंग्स में खुद पढ़ सकते हैं। उधर 13 अप्रैल को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की आइडेंटिफिकेशन परेड हुई। पहले नई दिल्ली पुलिस स्टेशन में बटुकेश्वर दत्त की और फिर उसी दिन बाद में पुरानी दिल्ली के कोतवाली पुलिस स्टेशन में भगत सिंह की। जब आइडेंटिफिकेशन परेड होती है ना, तो आरोपी को 15-20 ऐसे लोगों के बीच में बैठाया जाता है जो देखने में आरोपी से ही मिलते जुलते हों, यानी उनकी उम्र कद काठी आरोपी के जैसी हो। फिर एक एक करके उन गवाहों को बुलाया जाता है जो कहते हैं कि उन्होंने आरोपी को अपराध करते देखा था। इस दौरान आरोपी को उन लोगों के बीच में अपना स्थान और कपड़े बदलने का अवसर दिया जाता है। इन दोनों यानी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की आइडेंटिफिकेशन परेड करवाने वाले मजिस्ट्रेट समद खान ने 6 जून 1929 को सेशन जज के सामने अपनी गवाही में बताया कि भगत सिंह की परेड के लिए जो 15-20 लोग वहां एकत्रित थे, वे भगत सिंह के जैसे लंबे तगड़े नहीं थे, इसलिए पास के बाजार से छांटकर और लोग बुलवाए गए। दोस्तों, भगत सिंह की अच्छी सेहत की गवाही सिर्फ उनके क्रांतिकारी साथी ही नहीं देते, बल्कि सरकारी अधिकारियों ने भी यह बात मानी है। समद खान आगे कहते हैं कि परेड के दौरान भगत सिंह ने ना कपड़े बदले ना सीट बदली। इससे यह बात साबित होती है कि भगत सिंह मुकदमे के दौरान अपने बचाव को लेकर कतई चिंतित नहीं थे। उनका सारा ध्यान इस बात पर केंद्रित था कि पार्टी के आदर्श और उद्देश्य को वे सही ढंग से जनता के सामने लाने में कामयाब रहे या नहीं। दोनों से पूछताछ करके पुलिस थक चुकी थी, कुछ हासिल नहीं हुआ। भगत सिंह ने तो पहले मई 1927 में जब पहली बार गिरफ्तार हुए थे, उसी समय पुलिस के तमाम हथकंडे देख लिए थे। लेकिन बटुकेश्वर दत्त का यह पहला इम्तिहान था और वे भी इस परीक्षा में पूरी तरह खरे उतरे। आखिरकार 22 अप्रैल 1929 को दोनों को पुलिस हिरासत से निकालकर दिल्ली जेल भेज दिया गया। आज जहां मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है, उन दिनों वहां जेल हुआ करती थी। 25 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पत्र लिखकर अखबार और किताबें पढ़ने की अनुमति मांगी। जब बम फेंके जाने की खबर भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तक पहुंची, तो वे लाहौर से अपने लाल से मिलने दिल्ली आ पहुंचे, पर पुलिस हिरासत में उनकी मुलाकात भगत सिंह से नहीं हो पाई। बाद में जब भगत सिंह को इसका पता चला, तो 26 अप्रैल 1929 को उन्होंने दिल्ली जेल से अपने पिता को पत्र लिखा। कुछ अंश सुनिए पत्र में क्या लिखते हैं भगत सिंह। पूज्य पिताजी महाराज, वंदे मातरम। अर्ज ये है कि हम लोग 22 अप्रैल को पुलिस हवालात से दिल्ली जेल में मुंतकिल कर दिए गए थे और इस वक्त दिल्ली जेल में ही हैं। मुकदमा 7 मई को जेल के अंदर शुरू होगा और संभवतः 1 महीने में सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा। ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम हुआ आप यहां तशरीफ लाए थे और किसी वकील आदि से बातचीत की थी और मुझसे मिलने की कोशिश भी की थी, मगर तब सब इंतजाम नहीं हो सका। कपड़े मुझे परसों मिले। दोस्तों, पिताजी अपने बेटे के लिए कपड़े लेकर आए थे। उनका लाडला ना जाने कितने महीनों से उनसे नहीं मिला था। पता नहीं किस हाल में होगा, तन पर कपड़े बचे भी होंगे या नहीं। पिता पुत्र का संबंध बड़ा अनोखा था। पिता ने बेटे को उसके बचपन में स्वयं क्रांति की राह दिखाई थी और जब उनकी आंख का तारा उस राह पर बहुत आगे बढ़ गया तो पिता को चिंता होने लगी। 1927 में पहली बार जब अंग्रेजों ने झूठा मुकदमा बनाकर भगत सिंह को गिरफ्तार किया और लाहौर हाई कोर्ट से 60,000 रुपए की बेहद बड़ी जमानत राशि पर रिहाई हुई, तो घर पहुंचते ही पिता ने बेटे का गले लगाने की बजाय जमकर डंडों से स्वागत किया। पिता डंडे बरसा रहे थे और बेटे को हर डंडे में पिता का प्यार बरसता नजर आ रहा था। पिता मारे जा रहे थे और बेटा हंसे जा रहा था। खैर, 26 अप्रैल के उस पत्र में भगत सिंह आगे लिखते हैं, मुलाकात जिस दिन आप तशरीफ लाएं हो जाएगी। वकील आदि की कोई खास जरूरत नहीं है। 2-1 नुक्तों पर कुछ मशवरा लेना चाहता हूं, मगर ये ज्यादा अहमियत नहीं रखते। आप खामखा ज्यादा तकलीफ ना कीजिएगा। वालदा साहिबा को साथ नहीं लाइएगा, खामखा वो रो देंगी और मुझे भी कुछ तकलीफ जरूर होगी। घर के सब हालात आपसे मिलने पर ही मालूम हो सकेंगे। हाँ,
अगर हो सके तो गीता रहस्य, नेपोलियन की जीवनी जो आपको मेरी कुतुब में मिल जाएंगी, और अंग्रेजी के कुछ आला नावल लेते आइएगा। इस वक्त पुलिस हवालात और जेल में हमारे साथ निहायत अच्छा सलूक हो रहा है। आप किसी किस्म की फिक्र ना कीजिएगा। दोस्तों, यह पत्र भगत सिंह ने कांग्रेस के लाहौर दफ्तर के पते पर लिखा था, क्योंकि उनके पिता भी देश की आजादी के काम में दिन रात लगे थे और उन्हें घर पर ढूंढने से ज्यादा आसान था कांग्रेस के दफ्तर में ढूंढना। आगे चलकर मुकदमे ने क्या रुख लिया, यह जानने के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार अगले सप्ताह तक। आज की बात को यहीं विराम देते हैं। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार, अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें जरूर भेजिए, जिससे हमें इस राष्ट्र कार्य को और बेहतर ढंग से करने की हिम्मत और प्रेरणा मिले। जय हिंद, जय भारत।